आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 28 द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इससे जो प्रीवियस के सेक्शंस हैं उनको हमने 1 बाय 1 कवर कर लिया है। आज हम सेक्शन 28 से सेक्शन 30 को देखेंगे। सेक्शन 28 बात करता है कि अल्टीरियर ट्रांसफ़र कंडीशनल ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड इवेंट। इस सेक्शन के अंदर बताया जा रहा है कि एक ऐसा ट्रांसफ़र जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट पर डिपेंड करता है। अगर वो इवेंट हैपन हो गया तो वो इंटरेस्ट दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरे पर्सन के पास चला जाएगा। और इन केस अगर वो नॉन हैपनिंग की सूरत में भी जो है किसी और पर्सन के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर उन कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया गया है जो उस वक्त ट्रांसफ़र के टाइम बताई गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के जिस तरह से हमने इससे पिछले की वीडियो के अंदर एक एग्ज़ाम्पल देखी थी लीज़ की, कि ए ने जो है कहा कि मैं तुम्हें 500 रुपीज़ दूँगा इस कंडीशन पर कि तुम इस प्रॉपर्टी को विदिन 3 मंथ के अंदर लीज़ करवाओगे, और अगर तुम विदिन 3 मंथ के अंदर लीज़ नहीं करवाते तो ये प्रॉपर्टी जो है सी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब इसमें एक कंडीशन लगा दी गई है कि हैपनिंग की सूरत में कि ऐसा अगर करोगे तो आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये प्रॉपर्टी जो है किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसमें इसी चीज़ की ही बात कर रहे हैं। अब जो है इन केस कुछ रूल्स हैं। अगर इस तरह के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इवेंट जो बेस कर रहे हैं जिससे ट्रांसफ़र किसी और पर्सन को होगा, तो इसके कुछ रूल्स बताए हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, जो सेक्शन 10, 12, 21, 22, 23, 25 और 27 के अंदर बताए हैं। इन सब जो है सेक्शंस को हमने अपने प्रीवियस जो है वीडियोस के अंदर कवर कर रखा है। आप यूट्यूब चैनल पर मेरे जाके देख सकते हैं सब सेक्शंस को। अब चलते हैं सेक्शन 29 के ऊपर। सेक्शन 29 बात करता है कि फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट। अब इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 29 कहता है कि जो सेक्शन 28 में कंडीशन बताई हैं, इन कंडीशन को स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड होना चाहिए, और अगर स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड नहीं होती हैं तो फिर जो अल्टीरियर डिस्पोजेशन है वो इफ़ेक्ट में आ जाएगा। और एग्जाम्पल के इसके अंदर इन अल्टीरियर डिस्पोजेशन ऑफ द काइंड contemplated by the last preceding section cannot take effect unless the condition is strictly fulfilled। कि इन कंडीशन को जो है आपने स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड करना है। अगर इन कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया तो इस सूरत में जो है नहीं किया तो इस सूरत में जो है अल्टीरियर डिस्पोजेशन इफ़ेक्ट में नहीं आएगा। अल्टीरियर मतलब जो बाद में जो आपका ट्रांसफ़र है वो इफ़ेक्ट में नहीं आएगा। अब इसको किस एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि ए ट्रांसफ़र ₹500 to be paid to him on his attending his majority or marrying with a proviso that if B dies a minor or marries without C's consent, the ₹500 shall go to D। अब इसमें कहा जा रहा है कि ए ने एक कंडीशन लगा दी है बी के ऊपर कि तुम जब एज ऑफ मेजॉरिटी क्रॉस करोगे तो तब मैं तुम्हें जो है 500 रुपीज़ दूँगा, और एज ऑफ मेजॉरिटी क्रॉस करने के बाद जो है तुम सी की कॉन्सेंट से जो है किसी के साथ शादी करोगे। लेकिन इसमें बी क्या करता है, अब बी मेरीज व्हेन ओनली 17 ईयर्स ऑफ द एज विदाउट सीज कॉन्सेंट। अब ए जो बी है वो क्या करता है कि सिर्फ जो है 17 ईयर्स की एज में वो शादी कर लेता है, और विदाउट द सीज कॉन्सेंट, सी की कॉन्सेंट के बग़ैर। तो अब जो हमने जो कंडीशन लगाई थी इसके अंदर, उनमें से कोई भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई है। कि जिस तरह से ए ने कहा था एज ऑफ मेजॉरिटी 18 ईयर को क्रॉस करने के बाद करोगे, और उसके बाद जो है सी की मर्ज़ी से तुम सी की कॉन्सेंट से शादी करोगे। यहाँ पर तो जो है ये 17 ईयर्स एक की एज में जो है शादी कर रहा है, तो मतलब ये अभी माइनर है, एज ऑफ मेजॉरिटी को इसने क्रॉस नहीं किया है, और विदाउट सीज कॉन्सेंट की मर्ज़ी से उसने शादी करी है।
तो दी ट्रांसफ़र टू डी टेक इफ़ेक्ट, तो इस सूरत में जो ट्रांसफ़र है वो डी को मिल जाएगा। अब इसमें जो शर्त लगाई थी कि ए ने बी से कहा था कि अगर तुम अपनी एज ऑफ मेजॉरिटी को क्रॉस करो, एज ऑफ मेजॉरिटी को क्रॉस करने के बाद तुम जो है शादी करोगे, ठीक है, और सी की कॉन्सेंट से करोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब यहाँ पे उसने ऐसा नहीं है बी ने, तो जो प्रॉपर्टी है वो डी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया है इसमें। सेक्शन 30 बता रहा है कि प्रायर डिस्पोजिशन नॉट अफेक्टेड बाय इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिस्पोजिशन। अब इसमें बात करते हैं सेक्शन 30 के अंदर कि ये सेक्शन कहता है कि अगर अल्टीरियर डिस्पोजिशन वैलिड नहीं है तो उससे प्रायर डिस्पोजिशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये किस तरह से, इफ़ द अल्टीरियर डिस्पोजिशन इज़ नॉट वैलिड, अगर जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन जो है अल्टीरियर डिस्पोजिशन वैलिड नहीं है तो उससे जो प्रायर डिस्पोजिशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि ए ट्रांसफ़र अ फार्म टू बी फॉर लाइफ एंड इफ़ शी डज नॉट desert her husband to see, B is entitled to the farm during her life is if no condition had been inserted। अब सेक्शन 30 के अंदर बात कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि ए बी को उसकी लाइफ टाइम के लिए फार्म ट्रांसफ़र करता है और साथ एक कंडीशन लगा देता है कि अगर वो अपने हस्बैंड को जो है धोखा नहीं देती तो वो फार्म जो है उसके पास चला जाएगा। अब यहाँ जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन लगाई है, जो बाद में जो कंडीशन जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन जो एक कंडीशन लगाई है वो वैलिड है ही नहीं। इस वजह से प्रायर डिस्पोजिशन फेल नहीं होगा, क्योंकि हमने सेक्शन 25 में पढ़ा था कि ऐसा कंडीशन जो इम्पॉसिबल या अनलॉफुल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो वो वैलिड कंडीशन ट्रांसफ़र नहीं होगा और प्रॉपर्टी जो है बी को लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी, क्योंकि जो सी को डिस्पोजिशन होना है वो वैलिड नहीं है, वो वैलिड ही नहीं है। ए ट्रांसफ़र अ फार्म टू बी फॉर लाइफ एंड इफ़ शी डज नॉट desert her husband to see, B is entitled to the farm during her life is if no condition had been inserted। अब हमने आज सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 30 को कवर कर लिया। आई होप सो कि आपको ठीक तरीके से समझ में आ चुका होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।